हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखेंगे और यह प्राय लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अदर वेरियस एग्ज़ाम में भी यह प्राय इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इसमें प्री और मेंस दोनों के फैक्ट हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत सरकार के थिंक टैंक यानी भारत सरकार की जो थिंक टैंक के तहत नीति आयोग काम करती है, उसी के नीति आयोग के जरिए ही राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों की स्थापना की गई थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में इसको 17 एसडीजी की स्थापना की गई थी और जो भारत का एसडीजी है, मतलब कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो भारत सरकार के तहत किया गया है, उसमें 12 है जो आगे बताया गया है। आगे डिटेल्स में उसको देखेंगे। यहाँ पे यूएन के बारे में बताया गया है कि यानी से पहला जो सतत विकास लक्ष्य है कि एसडीजी 1 का मुख्य उद्देश्य था गरीबी समाप्त करना, यानी कि सतत विकास लक्ष्य 1.1 का उद्देश्य था वो था अत्यधिक गरीबी को मिटाना। यानी कि अत्यधिक गरीबी, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री है, चाड हुआ, माली हुआ, मध्य अफ्रीका देश हुए, ये सब देश अत्यधिक गरीबी में आते हैं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बात की गई है 1.1 में। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जबकि सतत विकास लक्ष्य 1.2 का उद्देश्य था राष्ट्रीय परिभाषाओं द्वारा परिभाषित बहुआयामी गरीबी को आधे से कम करना है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक का उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी द्वारा 2010 में अपने प्रमुख मानव विकास रिपोर्ट में किया गया था। यानी कि जो मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसमें 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में यूएन ने बताया था और यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से नियोजित और मौद्रिक गरीबी सूचकांक है। इसके बाद है संदर्भ में भारत के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि सभी 700 से, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि 700 से अधिक जिलों वर्ष 2015-16 में 600 से अधिक और वर्ष 2019-20 में 700 से अधिक के लिए 12 संकेतों पर गरीबी का आकलन करने में सक्षम है। अर्थात जो यूएन द्वारा सतत विकास लक्ष्य जारी किया गया था वह 17 लक्ष्यों को जारी किया था, लेकिन भारत सरकार जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी की गई थी 2015-16 में, वो 12 लक्ष्यों को लेकर जारी की गई थी, जिसमें से 2015-16 में 600 से अधिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया था और 2019-20 में 700 से अधिक जिलों के लिए जारी किया गया था। अब इसके बाद हम लोग कुछ और जान लेते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। तो इस सूचकांक से संबंधित NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 पर आधारित है। यानी कि जो NFHS है 2015-16 पर आधारित है। बेसलाइन रिपोर्ट को नीति आयोग ने 12 संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के परामर्श से और राज्य सरकार के सूचकांक एवं प्रकार एजेंसियों एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ साझेदारी में विकसित किया गया। तो यहाँ पे इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, OPHI और UNDP के तहत मिलके यह जारी किया जाता है और यह बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 में आयोजित किया गया था। उस समय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 चल रहा था, जिस समय जारी किया गया उस समय 4 चल रहा था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 चल रहा था, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। और उसके बाद भारत सरकार से, और यह भारत सरकार का
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS द्वारा जारी किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। तो कुछ प्रमुख बिंदु में ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, अब चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। समान रूप से भारित आयाम है, यानी कि जो MPI गरीबों को उसके कई आयामों को मापने का प्रयास करता है और वास्तव में प्रति व्यक्ति खपत व्यय के आधार पर मौजूदा गरीबी के आंकड़ों का प्रदान करता है। यानी कि यह प्रति व्यक्ति खपत कितना हो रहा है, कितना खर्च कर रहा है प्रति व्यक्ति, उसके आधार पर ये आंकड़े प्रदान करता है। वैश्विक MPI यानी कि 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत के रैंकिंग 66वीं थी। इसके 3 समान रूप से भारित आयाम हैं, उसके 3 आयाम हैं और वह आयामों के 12 संकेत हैं। आइए आगे देखते हैं कि वो 3 आयाम कौन कौन से हैं। MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति, यानी कि भारत में जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है उसमें टोटल कितने मंत्रालय हैं जो भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो इसमें भारत का थिंक टैंक जो काम करती है वो है नीति आयोग, प्लस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, स्कूलिंग शिक्षा और साक्षरता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और वित्तीय सेवा के विभाग। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पे वित्तीय सेवा के विभाग यहाँ पे भाग लेते हैं MPI में, पर वित्त मंत्रालय यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उसका एक विभाग है। और यहाँ पे 12 अंतर मंत्रालयों के बाद कौन कौन इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय शामिल नहीं है। अब उसके बाद ये देख लेते हैं कि इसका आयाम क्या है और भारांक क्या है, संकेत क्या है। तो इसका आयाम ये 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो ये भारांक तो बहुत नहीं पूछा जाता है परीक्षाओं में, पर ये आयाम और ये संकेत, ये 2 चीज़ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि स्वास्थ्य का जो मूलभूत आधारभूत संरचना है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, आधारभूत संरचना क्या क्या हो सकती है। तो फर्स्ट नंबर पे पोषण यानी कि खान पान व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए। हर गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छा भोजन मिलना चाहिए। सरकार के तहत जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनको निचले व्यक्ति तक पहुंचनी ही चाहिए। बाल एवं किशोर मृत्यु दर, यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से कितने बच्चे की कुपोषण के कारण डेथ कर जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ सरकार की योजनाएं हैं। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के स्वास्थ्य के तहत इनको इंगित किया गया है। और मातृ स्वास्थ्य में इनमें वे महिलाएं हैं जो गर्भधारण की हुई हैं, यानी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव बाद सरकार के जो योजनाएं हैं उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसके लिए भी सरकार का अथक प्रयास है कि वो अच्छी तरह से यहाँ पे लागू करें। अब उसके बाद आता है शिक्षा में आधारभूत जो संरचना है, जो बेस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला होता है स्कूलिंग शिक्षा
और दूसरा होता है विद्यालयी शिक्षा, क्योंकि स्कूलिंग शिक्षा के तहत ही उसका मतलब भाव भाव समाज में, परिवेश में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे रहता है स्कूलिंग शिक्षा में। और एक थोड़ा सा बेस तैयार किया जाता है कि विद्यालयी शिक्षा या ग्रेजुएट लेवल में अच्छे परफॉर्म्स कर पाए बच्चा। और उसके बाद आता है जीवन स्तर, ईंधन, यानी कि खाना पकाने का ईंधन। वे महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी पे या कोयले पे खाना बनाती हैं, उनके लिए गैस की व्यवस्था करना, जिससे भारत सरकार की एक योजना के तहत उनको गैस वितरित किया गया है। और इससे कार्बन डेटिंग भी कम होती है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में भी भारत सरकार काम कर रही है। फिर उसके बाद स्वच्छता, व्यक्ति रहते हैं उनके लिए एक अच्छा वहाँ पे शुद्ध एवं साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और तीसरे नंबर पे है पेयजल, जीवन जीने के लिए अच्छे पानी यानी गुणवत्ता युक्त पानी होना चाहिए, जो भारत में विभिन्न देशों में वर्तमान समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पानी को लेके। तो भारत सरकार इस पे बहुत सारी योजनाएं लाई हैं और इस पे काम कर रही है कि इतना सालों तक हर घर जल योजना के तहत लोगों को अच्छा जल प्रदान किया जाए। बिजली लोगों को प्रॉपर ग्रामीण स्तर पे भी, ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में लोगों को बिजली मिलनी ही मिलनी चाहिए। और आवास, रहने के लिए एक छत होना चाहिए। और संपत्तियाँ, कुछ ग्रामीण स्तर में भी लोगों के पास कुछ संपत्ति हो, क्योंकि विपत्ति के समय उससे वो अपना काम कर सके। जैसे अभी हाल ही में लॉकडाउन लग गया था कोरोना के चलते, तो उसके पास बहुत सारे देखे कि जो हमारे वर्कर थे प्रॉब्लम फेस किए, तो उनके पास कुछ पैसा होना ही चाहिए जिससे वो मतलब कि कुछ काम अपना कर सकें। और बैंक खाता, हर एक ग्रामीण के पास, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनका एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। यहाँ पे ये देखते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि आवास होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, खाना पकाने का ईंधन होना चाहिए, वित्तीय समावेशन होना चाहिए, वही बैंक अकाउंट, और सब कुछ संपत्ति होनी चाहिए। फिर स्कूलों में नामांकन, बच्चों को किस वर्ष में, किस एज में स्कूलिंग शिक्षा दी जा रही है। फिर अच्छा बच्चों को पोषण मिलना चाहिए, फिर मातृत्व लाभ मिलना चाहिए, और एवं शिशु स्वास्थ्य एवं आदि सुधार का उपयोग होना चाहिए। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का बात है। फिर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया 2019-20 में, तो वे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता और बिजली तक पहुंच में सुधार एवं सुझाव देते हुए अभाव की कमी का संकेत देता है। यानी कि जब 2019-20 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया, तो उसमें ये बताया गया कि खाना पकाने का जो ईंधन और स्वच्छता और बिजली तक पहुंच में सुधार का सुझाव देते हुए जो अभाव की कमी को संकेत देता है। यानी कि ये सब भी अभी अभाव है ही ग्रामीण स्तर में। और इसके अतिरिक्त 22 राज्यों वो तो पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पे अब कुछ फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं हम लोग। गरीबी के स्तर सूचकांक का निष्कर्ष, यानी गरीबी के स्तर। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गरीब अगर भारत का कोई राज्य है तो वो है बिहार। 1 नंबर पे बिहार है। आबादी 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है झारखंड, 42.16% गरीब है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है 37.79%। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है 36.65%। एवं 5वें नंबर पे आता है मेघालय, 32.67%। एग्ज़ाम में आपको प्रथम से 3 और अंतिम से 3 ही सिर्फ याद करना है, उसी में से पूछ लिया जाएगा। वही दूसरी ओर
केरल में सबसे कम आबादी 0.71% गरीब है, यानी कि जो जहाँ पे सबसे कम गरीबी है वो केरल पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे पुदुचेरी है, और लक्षद्वीप तीसरे नंबर पे है। गोवा चौथे नंबर पे है एवं सिक्किम 5वें नंबर पे है। और यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से इसको कलर करता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। ये पुदुचेरी और लक्षद्वीप, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि 1.72% परसेंटेज के हिसाब से दे देगा तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली से आप लोग देखिएगा कि पुदुचेरी 1.72% और लक्षद्वीप 1.82% है। तो पुदुचेरी दूसरे नंबर पे गरीब में है, मतलब कि यानी कि सबसे कम गरीब में दूसरे नंबर पे है, और लक्षद्वीप तीसरे नंबर पे है। और अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देख लिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में जहां 10% से कम आबादी गरीब है तो वो है तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 4.30% है, दिल्ली 4.79% है, पंजाब 5.59% एवं हिमाचल प्रदेश 7.762% और मिजोरम 9.8% शामिल है। और ये जो दिया गया है ऊपर जो बताया हूँ वही इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ये आप लोग देख सकते हैं जो ऊपर बताया गया है वही है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 प्रमुख एवं संकेतकों से संबंधित निष्कर्ष। 3 स्तर था, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो हम लोग यहाँ पे पहले स्वास्थ्य पे बात करेंगे, यानी कि संकेत। स्वास्थ्य में 3 संकेत था, एक पोषण था, एक बाल एवं किशोर मृत्यु दर था और मातृ स्वास्थ्य था। और ये इंडिया का है, यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, न कि संयुक्त राष्ट्र का है। ठीक है, ये इंडिया का है। तो यहाँ पे दिया है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में वंचित जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि पोषण में कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा लोग वंचित हुए, जो भुखमरी हुआ, कुपोषण हुआ, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा अगर वंचित मतलब किसी राज्य के लोग हैं तो प्रथम पे बिहार के 51.88% लोग वंचित हैं, दूसरे नंबर पे झारखंड के हैं 47.99%, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश 45.49%। और अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें प्रथम नंबर पे है दादर एवं नगर हवेली, प्रथम नंबर पे है जो 45.00% पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख है, यानी कि 25.9%। दूसरा संकेत था, यह पहला संकेत है, यह दूसरा संकेत है, यह तीसरा संकेत है। तो राज्य में बाल और किशोर मृत्यु दर अगर हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल और किशोर मृत्यु दर हुई है। उसके बाद 4.97% है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में है 4.58%, मध्य प्रदेश में 3.60%। वही अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो प्रथम नंबर पे है दादर एवं नगर हवेली 2.01%, लक्षद्वीप में है 1.96% व दिल्ली में है 1.91%। तीसरे नंबर पे मातृ स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मातृ स्वास्थ्य में प्रथम नंबर पे बिहार है, बिहार का जो परसेंटेज है 45.62%,
उत्तर प्रदेश का जो परसेंट है 35.45%, झारखंड का जो परसेंट है 33.07%, यानी कि इतना मात्र स्वास्थ्य से वंचित रहे हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पे दिल्ली है जो 15.91% से है, और दूसरे नंबर पे दमन एवं दीव है जो 14.69% पे है। तीसरे नंबर पे दादर एवं नगर हवेली है जो 13.4% पे है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं शिक्षा पे, कि देखते हैं शिक्षा का क्या स्तर है भारत में किन किन राज्यों का। तो यहाँ पे शिक्षा के आ गए, तो शिक्षा में भी वही है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से वंचित जनसंख्या का प्रतिशत, इसमें दो संकेत था। एक संकेत था स्कूलिंग शिक्षा के वर्ष, दूसरा संकेत था विद्यालय में उपस्थिति। तो पहले देखते हैं स्कूलिंग शिक्षा के वर्ष। इसमें है जो सबसे ज़्यादा अगर वंचित हैं कहीं पे तो वो है बिहार पहला नंबर पे, मेघालय दूसरे नंबर पे। बिहार का जो परसेंटेज है 26.27%, मेघालय का परसेंट 19.71%, झारखंड का जो है 18.32%। और यहीं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें पहले नंबर पे है दादर एवं नगर हवेली 7.76% पे। दमन एवं दीव ये स्कूलिंग शिक्षा का है। ये स्कूलिंग शिक्षा में केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नगर हवेली में सबसे ज़्यादा लोग वंचित थे, तो इसमें 7.76% था। और दमन एवं दीव में 7.6%, जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख में 6.8%। अब विद्यालय में उपस्थिति देख लेते हैं कि किन राज्यों में सबसे ज़्यादा उपस्थिति से वंचित थे। यानी कि राज्य बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा वंचित लोग हैं 12.52%। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश में 11.91%, राजस्थान में 8.48%। अब केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग आ जाते हैं तो इसमें दादर एवं नगर हवेली 7.73%, दमन एवं दीव 4.72%, जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख 3.72%। अब आते हैं हम लोग जीवन स्तर। जीवन स्तर में देखते हैं कि जीवन स्तर किनका अच्छा है किनका खराब है। जीवन स्तर में कुल 7 संकेत दिए गए हैं। तो ये हमारा पहला नंबर का संकेत है, ये दूसरा नंबर का संकेत है, और तीसरे नंबर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो पहले नंबर में खाना पकाने का ईंधन, यानी कि सबसे जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य में 82.92% लोग आज भी वंचित हैं गैसों से। गैस पे जो खाना बनाया जाता है बिहार राज्य के लोग आज भी वंचित हैं। जो उज्ज्वला योजना के तहत लगभग उन लोगों को बिहार में 82.9% लोगों को नहीं मिला है, जो आज भी ये लोग लकड़ी पे, कोयले पे और इस तरह चीज़ों पे खाना बनाते हैं। दूसरे नंबर पे झारखंड है 82.14%, उड़ीसा है 80.94%। वहीं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें लक्षद्वीप पहले नंबर पे है जो 58.15% के लोग यहाँ के लोग वंचित हैं। और दूसरे नंबर पे दादर एवं नगर हवेली है जो 46.62%, जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख 45.21%। वही हम लोग स्वच्छता पे यहाँ पे बात करते हैं तो स्वच्छता में राज्य अगर देखा जाए तो झारखंड 75.38%, झारखंड राज्य अभी स्वच्छता से वंचित है, यानी कि स्वच्छ नहीं है अभी भी। फिर उसके बाद बिहार है 73.61%, उड़ीसा है 70.73%। वही केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली 68.11% जो पहले नंबर पे है,
यानी कि स्वच्छता से वंचित है। यानी कि यहाँ पे इस राज्य में इस केंद्र शासित प्रदेश में स्वच्छता मतलब नहीं है। और जम्मू कश्मीर व लद्दाख भी दूसरे नंबर पे है जो स्वच्छता से वंचित है। तीसरे नंबर पे पुदुचेरी है 35.06%। अब उसके बाद अब देखते हैं तीसरे नंबर पे था पेयजल में यानी पीने योग्य पानी राज्य मणिपुर में सबसे खराब पानी है। मणिपुर में 60.89% आज भी लोग वंचित हैं पानी से। फिर उसके बाद मेघालय 33.52%। आंध्र प्रदेश 32.53%। वही केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो दादर एवं नगर हवेली 26.95%। दिल्ली 23.75%। जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख 14.16%। बिजली चौथे नंबर पे। बिजली में देखा जाए तो बिहार राज्य आज भी सबसे ज़्यादा वंचित है बिजली के मामले में। यानी वहाँ के ग्रामीण लोगों को बिजली आज भी नहीं पहुँची है। वो हैं 39.86% लोगों को आज भी बिजली नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनको 27.43% बिजली नहीं मिली है। असम 21.78%। वही हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं में जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख 2.78%। दादर एवं नगर हवेली 2.74%। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2.72%। आवास पाँचवें नंबर पे। आवास राज्य मणिपुर 81.49%। आवास के मामले में आज भी मणिपुर में सबसे ज़्यादा लोग वंचित हैं। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है 76.15%। तीसरे नंबर पे असम है 75.90%। वही केंद्र शासित प्रदेशों की हम लोग बात करते तो दादर एवं नगर हवेली पहले नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा लोग वंचित हैं, यानी 57.06%। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे थोड़ा सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 33.61%। यहाँ पे थोड़ा सा वो आया नहीं है, ये 33.61%। वो जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख 29.62%। संपत्तियाँ छठवें नंबर पे। राज्य नागालैंड में सबसे ज़्यादा लोग वंचित हैं संपत्तियों से, क्योंकि नागालैंड में आज भी वहाँ के ज़मीन जो होती हैं और घर जो होते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ जो ज़मीन होती है, घर होता है, वो हम लोग के पिता के नाम से होता है, तो वैसे नागालैंड में महिलाओं के नाम से होता है। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है संपत्तियों के मामले में। तो नागालैंड पहले स्थान पे है, क्योंकि सारा कामकाज महिलाओं के हाथ में होता है। बैंक से लोन लेना भी अगर होता है पुरुषों को तो बहुत किल्लतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को समझाना, बताना, फिर ले जाना बैंक में, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए संपत्तियों के मामले में नागालैंड पहले स्थान पर है। फिर उसके बाद मेघालय 29.88%। फिर उसके बाद बिहार 24.32%। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो दादर एवं नगर हवेली 20.81%। जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख 16.12%। दमन एवं दीव 14.74%। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में बैंक खाता से लोग वंचित हैं, तो पहले नंबर पे नागालैंड ही रहेगा, क्योंकि महिलाएं वहाँ का सब कुछ करता धरता होती हैं। जैसे हम लोग के यहाँ अदर स्टेट में पुरुष के नाम से सारी ज़मीन जायदाद है, तो नागालैंड में महिलाओं के नाम से है, तो इसलिए वहाँ पे नागालैंड प्रथम स्थान पे आ जाता है। फिर सेकेंड नंबर पे बिहार का तो हालत ख़राब है।
फिर उसके बाद मणिपुर, इसका परसेंटेज बता देता हूँ। नागालैंड का परसेंटेज है 28.66%, बिहार का परसेंटेज है 26% और मणिपुर का परसेंटेज है 21.54%। 21.54% मणिपुर का। अब वहीं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का देख लेते हैं तो दमन एवं दीव 12.52% लोग वंचित हैं बैंक खाता से। दादर एवं नगर हवेली दूसरे स्थान पर है 10.92% और तीसरे नंबर पे दिल्ली है 8.36%। दिल्ली है, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है क्योंकि दिल्ली की काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है दिल्ली। धीरे धीरे हालात सही हो जाएंगे बहुत जल्द दिल्ली का। अब देख लेते हैं कि गरीबी रेखा के मापन हेतु प्रमुख समितियां एवं मापदंड। तो ये 2 समिति बनाई गई थी, एक थी रंगराजन समिति और दूसरी थी तेंदुलकर समिति। रंगराजन समिति 2014 में बनाई गई थी और जो 2014 में बनाई गई थी और यह जो बेस ईयर एक आधार वर्ष माना जाता है किसी भी चीज़ को लेके, तो ये माने थे 2011-12 आधार वर्ष माने थे। और उसमें ये बोले थे कि रंगराजन साहब ये बोले थे कि प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 2011-12 का आधार वर्ष लिए थे, ये 2014 का रिपोर्ट जारी किए थे। उस समय बताए थे कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 972 रुपये प्रतिमाह होना चाहिए तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 1407 रुपया प्रतिमाह। उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। वहीं तेंदुलकर समिति आई तो इन्होंने वर्ष 2009 में एक समिति बनाई तेंदुलकर समिति और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004-05 का आधार वर्ष लिया गया। जैसे यहाँ पे आधार वर्ष 2011-12 लिया गया था, वैसे ही आधार वर्ष 2004-05 में लिए थे तेंदुलकर समिति। और तेंदुलकर समिति बनाई कब गई थी? 2009 में। इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आय होनी चाहिए वो प्रति व्यक्ति 446.68 प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 578.80 रुपया मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग निर्धारित किया गया था। इससे अब यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें।